हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे +1 का नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो, ये नाम से क्लियर है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट किस पे बेस है? मनी पे। मतलब जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जिस इवेंट्स को, जिस ट्रांजेक्शन को हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हीं इवेंट्स को हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट तो होते हैं, बट उनको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर पाते। अगर मतलब इम्पोर्टेंट तो है बट मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर पाते, तो उनकी हम कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और सेल्स डिपार्टमेंट है, उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट से बिजनेस को लॉस तो होता है, बट कितना लॉस हुआ हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ऐसे आइटम जिनको मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते ना, उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे दो कंपटीटर हैं, एक की गुड्स है, एक कंपटीटर की गुड्स दूसरे से बेटर है। ठीक है, तो बेटर है तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉफिट तो होगा, बट कितनी बेटर है उसको मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे इवेंट जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है बट जिसको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं करते, उनकी अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है। और एक एग्जांपल इसने ये बताया है कि एक बिजनेस के पास है ना, किसी विशेष स्थिति को 50,000 रुपये नगद है, 5,000 किलोग्राम कच्चा माल है, 10,000 किलोग्राम तैयार माल है, 5 मशीनें हैं, 100 कुर्सियाँ हैं, 20 पंखे हैं। इसको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर पा रहे। जब हम ये बोलेंगे नगदी 50,000 रुपये और कच्चा माल है जो 5,000 किलोग्राम कच्चा माल था, ये क्वांटिटी को शो कर रहा था और इसकी वैल्यू क्या है? 2,50,000 है। और जो फिनिश गुड है उसकी कीमत जो 10,000 किलोग्राम था, उसकी प्राइस है 5 लाख रुपए। और 5 मशीनों का मूल्य है 20 लाख रुपए। और 100 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 50,000 रुपये। और 20 पंखों का मूल्य कितना है? 80,000 रुपये। मतलब इसको पहले तो हमने मनी के फॉर्म में मेजर नहीं किया था, सिर्फ क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर किया था। जब हम उसकी क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर कर रहे थे ना, सिर्फ नंबरिंग सिस्टम को ही मेजर कर रहे थे, तो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने उसकी वैल्यू बताई कि रॉ मटेरियल की कितनी है, पंखों की कितनी है, कुर्सियों की कितनी, तो उसको हमने मनी के फॉर्म में मेजर किया ना, तो इसकी सेकंड वाले की हम अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नाम से ही क्लियर है, पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब जो टाइम बेस हो, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड को बताए। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या मान के चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है, तो आपको क्या निकालना है? बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना है। लेकिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ना तभी निकाल सकते हैं जब बिजनेस को हम बंद कर दें। ठीक है। परंतु काफ़ी लंबे समय के बाद अगर हम लाभों की गणना करते हैं, तो इससे जो ओनर होता है, मैनेजर होता है, इन्वेस्टर होता है और अदर पार्टी होती है, उसके लिए कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो वो क्या कर सकते हैं? कोई करेक्टिव एक्शन भी नहीं कर सकते। तो वो थोड़े थोड़े समय के बाद है बिजनेस की पोजीशन को जांचते रहते हैं, ताकि वो जो मैनेजर रहते हैं वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल के और एक डिसीजन ले सके। तो इसलिए हमने क्या मानना, 12 महीने की अवधि को हमने क्या मान लिया? अकाउंटिंग पीरियड मान लिया। और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला कि आप 1 वर्ष से लेकर 31 मार्च की अवधि को अकाउंटिंग पीरियड को मानोगे। अकाउंटिंग पीरियड मानने का मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकाला कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो निकाल सकते हैं हम इससे। ये हमारा 12 महीने की अवधि जो बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। नाम से क्लियर है, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पे हम गुड्स को खरीदते हैं या मशीनरी को खरीदते हैं, उसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी परचेज प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर करेंगे। ये नहीं है जो मार्केट वैल्यू अप जा रही है, डाउन जा रहे हैं, उसकी वैल्यू को कंसिडर हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का जो परचेज प्राइस होता है ना, वो पास्ट प्राइस से लिंक होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए, यदि कोई व्यवसायी इकाई 20 लाख रुपए में एक भवन क्रय करती है, तो पुस्तकों में इसका लेखा इसी मूल्य पर किया जाएगा। भविष्य में इसके जो मार्केट वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ना, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यदि 2 वर्ष पश्चात भवन का बाजार मूल्य बढ़कर कितना हो जाता है? 60 लाख रुपए हो जाता है, तो लेखांकन पुस्तकों में हम क्या नहीं करेंगे? बढ़े हुए मूल्य को नहीं दिखाएंगे। ठीक है।
परंतु लागत अवधारणा या ऐतिहासिक लागत अवधारणा का अर्थ यह नहीं है कि जब तक व्यवसाय इकाई के पास ये संपत्तियां लगी रहेगी, इनके लगातार इनके क्रय मूल्य पर ही दिखाया जाता रहेगा। इसमें से हम एक्चुअल में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को भी घटाकर दिखाएंगे, और जो डेप्रिसिएशन हम घटाकर दिखाते हैं ना, वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके मतलब पॉजिटिव पॉइंट भी निकलते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी निकलते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या निकलते हैं, जब हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर हम सभी वो फिक्स एसेट की रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर करंट एसेट की रिकॉर्डिंग करते हैं। देखो, यह लागत निरपेक्ष रूप से ऑब्जेक्टिविटी जांच करने पर प्रमाणित होने योग्य है, क्योंकि पुस्तकों में लेखांकन की लागत एक वास्तविक व्यवहार है। वास्तविक व्यवहार ये होते हैं भी, हमने इन्फ्लेटेड प्राइस तो दिखाया ही नहीं, अप डाउन प्राइस को हम शो नहीं करते हैं, जिस पर चीज़ प्राइस पर हम खरीदते हैं उसी प्राइस पर उसको दिखाते हैं। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई पार्सलिटी नहीं होती उसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अजम्पशन के अनुसार सिद्ध होती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या मानकर चलता है कि बिजनेस ना लंबे टाइम तक चलेगा। अगर बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो जो उसका कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करो, संपत्तियों के जो इन्फ्लेटेड प्राइस या चालू मूल्य या समापन मूल्य का कोई भी लेखा करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, संपत्तियों के बाजार मूल्य या चालू मूल्य का निर्धारण करना भी कठिन है। अब मार्केट जब हम कॉस्ट प्राइस को, तो हमें इसलिए हमें पता लग जाता है जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं। बट अगर हम मतलब इसकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मतलब कॉस्ट प्राइस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो उसका बढ़ा हुआ प्राइस है या मार्केट वैल्यू उसको कंसीडर करना आसान नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, समय समय पर संपत्ति के बाजार मूल्य में चेंज होता रहता है, और कितना चेंज हुआ है इसको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये एक डिफिकल्ट भरा कार्य होते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या होती है। लिमिटेशन क्या होती है, कुछ एसेट है ना बिजनेस के लिए वैल्यूएबल तो होती है, बट उसका ना हम क्या कर सकते हैं, वो वैल्यूएबल तो होती है बट उसकी हम अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाते। और उसके लिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमने कोई प्राइस नहीं चुकाया है। जैसे बिजनेस का अनुकूल स्थान पर होना, ब्रांड इमेज मतलब बिजनेस के लिए यूजफुल तो है, प्रॉफिटेबिलिटी में तो इनको इंक्रीज तो करते हैं, बट उसके लिए हम कोई प्राइस नहीं चुकाते हैं। तो ऐसे गुड जिनका हम प्राइस नहीं चुका पाते हैं, उसकी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है, तेजी काल में लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित किया गया शुद्ध लाभ काफ़ी बड़े मात्रा में मौजूद होगा। जो इन्फ्लेटेड पीरियड है, जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है ना, वो एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे घटाते हैं। तो इससे जो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है ना, वो एक्यूरेट नहीं निकल पाता। और नेक्स्ट पॉइंट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आधारित सूचनाएं प्रबंधकों, विनियोगों और नियोजकों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि प्राइस अप और डाउन जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्या था, ड्यूअल एसेट कंसेप्ट। ड्यूअल एसेट कंसेप्ट के अंदर दो पहलू, मतलब जो डबल एंट्री पर बेस होता है, मतलब एक खाते को हम डेबिट करते हैं, दूसरा हम क्रेडिट करते हैं। इस अवधारणा के अनुसार ही बैलेंस शीट के दोनों पक्ष दे बराबर होते हैं, मतलब बैलेंस शीट के दोनों पक्ष दे बराबर होते हैं। तो बैलेंस शीट में कौन से पक्ष होते हैं, एक तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल, मतलब एसेट का बैलेंस किसके बराबर होगा, लायबिलिटीज कैपिटल। अब तुम यहाँ से कैपिटल भी निकाल सकते हो, कैपिटल निकालोगे तो किस में से लेस कर दोगे, एसेट में से लायबिलिटीज। ये इक्वेशन आपको आती है, सोल्व कर लोगे इसको। देखो एक एग्जांपल बताया इसने, एक्स ने 20 लाख रुपए नगद लगाकर और 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर बिजनेस आरंभ किया। मतलब 20 लाख तो उसने खुद की कैपिटल लगाई है और 5 लाख का उसने बाहर से लोन लिया, इट मीन्स लायबिलिटीज है, और बिजनेस आरंभ किया। तो इस पर 25 लाख उससे कुछ संपत्तियाँ खरीद ली गई, मतलब टोटल पैसा 5 लाख तो उसने बैंक से लोन लिया और 20 लाख उसकी खुद की कैपिटल थी, तो 25 लाख की है। 25 लाख से उसने क्या खरीद ली, एसेट खरीद ली। तो लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल किसके बराबर होगा, एसेट के बराबर होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।